ओके। नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत सारे टॉपिक्स निकल चुके हैं। आज से हम मेडिसिन वन बाय वन करके देखना शुरू करेंगे। कल जो हमने देखा था वो ग्रुप इंट्रोडक्शन के रूप में हमने सामने प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देख लिया था, जिसमें मुख्य रूप से 8 मेडिसिन के ग्रुप और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिसिटी का ग्रुप सामने आया। अलग अलग जगह देने का उसका अपना अपना एक नियम है। ये भी आपने देखा है क्योंकि काफी समय से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम उन्हीं में से एक ग्रुप पकड़ते हैं और कोई एक मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप समझ लेंगे, है क्योंकि जब तक हम ग्रुप नहीं समझेंगे तब तक उसके अंतर्गत आने वाली जो दवाइयां हैं उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे वर्क कर रही है या कहाँ से वर्क शुरू कर रही है या उसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेट हो रही है, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम ग्रुप देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन तो आपने देख लिया था, अब वन बाय वन करके ग्रुप देखेंगे। सबसे पहले आज एक ग्रुप देखते हैं, उसकी और मेडिसिन के रूप में ध्यान। ग्रुप स्क्रोफलोसा ग्रुप। स्क्रोफलोसा ग्रुप है कि नहीं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि ग्रुप इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक ग्रुप की मेडिसिन समझने के पहले। स्क्रोफलोसा ग्रुप ये स्पेशली लिम्फ से रिलेटेड माना जाता है कि नहीं। लिम्फ से रिलेटेड माना जाता है। इसके अलावा इस ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज आती है स्पेशली फंक्शन को मेंटेन करने की। अगर मान लीजिए फंक्शन कम हो रहा है या फंक्शन ज्यादा हो रहा है, उसको लॉ ऑफ सिमिलरिटी में लाने की कैपेसिटी रखता है ये ग्रुप। इस ग्रुप में कुल मिला के एस्टर्ब तक मेडिसिन, इसके अलावा स्लास भी इसी एस्ट्रोहोसा ग्रुप की मेडिसिन होती है। एस12 के पास एक कंपाउंड मेडिसिन भी आ जाती है जिसको एस्थेटिन बोलते हैं, जो काफी बाद में जुड़ी हुई है क्योंकि मटेरिया मेडिसिन आज एस्थेटिन को इसकी जगह मिल गई है, तो इसलिए भी हम एस्थेटिन ऐड करते हैं। ठीक है, तो एस्थेटिन तक मान के चलिए। और स्लास, एस लॉस, उसका नाम है एस लॉस। कुल मिला के इस प्रकार की 14 मेडिसिन देखने को फिलहाल वर्तमान में देखने को मिल रही है। कार्डियोन है, कार्डियोन है, इसका ऑडियो ऑन है। ऑडियो ऑफ कीजिए सबसे पहले, घर की आवाजें आ रही है। ओके, तो ये समझा हमने कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है और साथ ही साथ इसकी जो मेडिसिन है S13 तक मेडिसिन एस ग्रुप की। इसके अलावा स्लास, एस लॉस है ना, स्क्रोफ्लोसो लासेटी उसका नाम है। तो इस प्रकार से 14 मेडिसिन एस्क्रोफ्लोसो में देखने को मिलती है। इसका एक सपोर्टिव ग्रुप भी आता है जिसको हम ऐड नहीं करेंगे अभी, जब उस ग्रुप की मेडिसिन देखेंगे तब ऐड। तो ये स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में कुल मिला के 14 मेडिसिन सामने आती है। अलग अलग मेडिसिन सेटिंग की हुई है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप कंटिन्यू 13 तक आएंगे। फिर स्लास को अलग ऐड करके फिर कुल मिला के 14 मेडिसिन पढ़ेंगे आप। तो आप क्या देखेंगे कि हर एक मेडिसिन का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है। वो कैसे वो सुपरफिशियल से डीप तक जाती है और कैसे उसका फंक्शन सेट होता है। क्योंकि लिम्फेटिक स्पेशलिक ग्रुप माना जाता है कि प्राइमरी ग्रुप लिम्फेटिक होता है, लिम्फ पे वर्क करती है डायरेक्ट। अगर आप बोलेंगे कि भाई आपकी मेडिसिन कहाँ से वर्क कर रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ग्रुप जो सेट किए गए हैं या तो वो ब्लड की तरफ जा रहे हैं या फिर लिम्फ की तरफ जा रहे हैं। तो ये एस ग्रुप जो होता है वो स्पेशली लिम्फेटिकोस के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए क्या होता है कि ये लिम्फ की तरफ जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिम्फ जहाँ बन रहा है, जहाँ से छन के आ रहा है या जिसका पार्ट है, अगर मान लीजिए हम ब्लड का सपोर्टिव पार्ट देखें तो स्पेशली वो ब्लड की तरफ कब जाएगा, जब आप अपनी मेडिसिन को वो और ज्यादा नेगेटिव करेंगे या और ज्यादा नैनो करेंगे, तब वो ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लड की तरफ वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो शो करने लगेगा। जैसे कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, ब्लड प्यूरिफायर है, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं तो वो शो करने लगता है। तो ये प्राइमरी जो इसका जो ग्रुप का जो नेचर होता है वो लिम्फ के ऊपर डिपेंड रहता है ज्यादातर। इसके अलावा ग्लैंडुलर ग्रुप के रूप में भी इसको जाना जाता है।
जो ग्लैंड्स जो बॉडी में है वो सारी सारी ग्लैंड्स स्क्रोफलोसोस के अंतर्गत आती है। अगर मान लीजिए कोई ग्लैंड बड़ी ग्लैंड हो चाहे छोटी ग्लैंड हो, चाहे किसी भी चैप्टर की छोटी बड़ी, चाहे वो आपका स्वेट ग्लैंड ही छोटी सी ग्लैंड क्यों ना हो, वो सारा सारा इस ग्लैंडुलर सिस्टम के अंतर्गत एस ग्रुप की मेडिसिन बहुत प्राइमरी मेडिसिन मानी जाती है, पहली मेडिसिन मानी जाती है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप पाए जाते हैं जो इसको स्पेशली बनाते हैं। जैसे कि इसका जो नेचर होता है वो हल्का सा गर्म पाया जाता है, इस ग्रुप का नेचर गर्म पाया जाता है, और ये फंक्शनल मेडिसिन भी जाना, फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। मतलब फंक्शनल एक्शन, फंक्शनल मतलब फंक्शन पे, और फंक्शन कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये अलग 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 मेडिसिन जहाँ पे वर्क कर रही है। जैसे कुछ मेडिसिन स्टार्टिंग से मसल्स पे वर्क कर रही है, कुछ मेडिसिन स्टार्टिंग से स्किन पे वर्क कर रही है, कुछ मेडिसिन स्टार्टिंग से कहाँ जा रही है, वो स्टमक पे जा रही है। तो इस प्रकार से अलग 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 ऑर्गन पे, सिस्टम पे जा रही है। तो वो वहाँ का फंक्शनल एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, जिसका मेन रूप जो होता है वो या तो यहाँ से या यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। और ज्यादातर जो इसकी प्रॉपर्टीज जो सामने आती है वो इसी तरीके से सामने है कि नहीं है। शायद किसी का ऑडियो ऑन है, थोड़ा दोस्तों, है ना, बार बार आवाजें आ रही है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। इसमें S1 S2 S3 जो होती है, कुल मिला के S3 तक, S1 S2 S3 ये मुख्य मेडिसिन आती है। इसके अलावा S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 और स्लैश, है कि नहीं, और स्लैश स्लैश नहीं चल देता है ना ये। इसके अलावा S9 के बाद 10 आ गई, 11 12 13 आ गई, 8। तो ये जो मेडिसिन रहती है ये ओरिजिनल मेडिसिन मानी जाती है, ओरिजिनल, और ये होती है कंपाउंड, ये कंपाउंड मानी जाती है ना। तो ये ओरिजिनल मेडिसिन में इतनी मेडिसिन आ गई, और कंपाउंड मेडिसिन में ये 1 2 3 4 और 5 मेडिसिन, है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी जो मेडिसिन होती है स्पेशली वो एस्कलप्रोसो की ही मेडिसिन होती है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो ओरिजिनल, है कि नहीं। इसका भरोसा का एक पार्ट होता है। अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि चलिए एक कंपाउंड को उठा लीजिए, तो हमने क्या उठा लिया, चलिए कोई सा भी आंख बंद करके जैसे ये उठा लिया S8, है कि नहीं। तो S8 में जो मेडिसिन मिली हुई है, भले ही उसमें C ग्रुप मिला हो नो प्रॉब्लम, उसमें वेन ग्रुप मिला हो नो प्रॉब्लम, उसमें C ग्रुप कोई भी ग्रुप मिला हो नो, इसकी जो प्रॉपर्टी जो सेट होती है वो एस्करफ्लोसो ग्रुप के नेचर को फॉलो करती है कि नहीं। इसका मतलब स्टार्टिंग से वो लिम्फ प्यूरिफायर होती है, स्पेशली डिपेंडेंट ऑन ग्लैंडुलर सिस्टम या ग्लैंड्स पे डिपेंड रहती है। इसके अलावा क्या करती है, बॉडी के फंक्शन को ये स्पेशली वर्क करते देखी गई है। दूसरी बात, प्यूरिफायर, प्यूरिफायर में आप क्या देखेंगे कि लिम्फ को प्यूरिफायर करती हुई फिर ब्लड तक पहुंचती है कि नहीं। स्टार्टिंग क्या करेगी, सबसे लिम्फ प्यूरिफायर करेगी, है ना, या सिक्रीजन, बॉडी में निकलने वाले जितने जो रस होते हैं, लिम्फ पर्टिकुलर लिम्फ के रूप में आप रस कह सकते हैं, बॉडी में निकलने वाले जितने भी जूसेस होते हैं, है कि नहीं, जूसेस जो होते हैं, जितने भी जूस आप निकलते हुए देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, या आपने बायोलॉजी में पढ़ा या एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी पढ़ा, वो जितने भी रस सामने आ रहे हैं, अगर उनका कलर रेड नहीं है, अगर उनका कलर उसमें अगर मान लीजिए आरबीसी प्रेजेंटेशन नहीं है, एचबी प्रेजेंटेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो लिम्फ के रूप में सपोर्ट करती है, मिलती है, और कहीं ना कहीं उसमें डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी भी देखी जा सकती है। तो ऐसे समय में ये डब्ल्यूबीसी की खास रेमेडी के रूप में सामने आने लगती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम आरबीसी की तरफ जाएंगे तो डायरेक्ट आरबीसी को एस्करफ्लोसो ग्रुप के ऊपर हम सेट नहीं कर सकते, और अगर सेट करना ही है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये प्राइमरी ग्रुप लिम्फेटिक है, और अगर मान लीजिए आपको ब्लड तक जाना है तो इस ग्रुप की मेडिसिन को आप नेगेटिव करके देना पड़ेगा। मतलब इस ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है, आप कोई भी एक मेडिसिन उठा लीजिए, और अगर मान लीजिए किसी एक सिस्टम से रिलेटेड आपको डिसीज देखने को मिल रही है, जैसे कि मान लीजिए S5 है,
S5 मोटर नर्व प्रधान की मेडिसिन, मतलब स्पेशली वो मोटर नर्व से शुरू होकर के फिर ग्लैंडुलर तक आती हुई लिम्फेटिक से होती हुई फिर वो इस प्रकार से काम करती है। लेकिन नेचर क्या होता है, हल्का सा गर्म ही होता है। और अगर मान लीजिए आपको लिम्फेटिक सिस्टम देखना है, अगर मान लीजिए आपको ब्लड की तरफ जाना है, लिम्फेटिक से होते हुए ब्लड की तरफ जाना है, तो ये जहां वर्क करेगी, ये जहां वर्क करेगी, तो वहां से निकलने वाला जो सिक्रीजन होगा, तो जैसे कि चूसेस के ऊपर आ जाए, तो उस सिक्रीजन से होते हुए अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से वर्क करवाना है, तो आप क्या करेंगे, रिलेटेड अंग से निकलने वाला रस, उससे फिर उसको प्रभावित करने वाले जितने जो एनर्जी कारक होते हैं, या उसकी जो वेसल्स होती है, या सुपरफिशियल में पाया जाने वाला सेंसेशन होता है, या मोटर नर्व के माध्यम से जो सेंसरी अंग जो स्पेशली जो कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सारे जो यहाँ तक होते हैं, फिर वो सेल्यूलर डिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे सेल डिपेंडेंट होती है तब तक की मेडिसिन एस्पेक्ट जो रहती है नेगेटिव हो जाती है। जब वो सेल डिपेंडेंट होगी उसके बाद फिर वो फिर ब्लड की तरफ जाएगी। मतलब ये कि ब्लड कनेक्टिव जो सेल्स माना जाता है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये अलग 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 चैप्टर फॉलो करती है। तो ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि ये जो रिलेशन होता है, ये एक जो रूट होता है, अगर मान लीजिए हम इस रूट को ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमको कंफ्यूजन बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा ग्रुप में बहुत सारे कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये जो वर्ड एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकार का टैग बना दिया गया लोगों ने, है कि नहीं है, कि भाई ये इस तरीके से देखा जा रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक रूट समझ में आना चाहिए कैसे वो काम कर रही है, तब आपको पता चलेगा कि ये एस्क्रोफ्लोसो का ही पार्ट है, और ये स्पेशली ये लिम्फ की तरफ ही जाएगी, चाहे वो जूस की तरफ जाएगी। ऐसा पार्ट जिसमें ब्लड नहीं हो तो जूस की तरफ जाएगी। अब जैसे हम कहेंगे कि नहीं वो हार्मोनल की मेडिसिन, तो हार्मोन्स क्या है, उसमें क्या वो क्या लाल होता है क्या, बताइए, सोचने वाली बात है। तो ये ग्लैंडुलर से निकलने वाला रस होता है। तो आपको आपको अगर हार्मोन्स की तरफ जाना है, तो हार्मोन्स कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई जूस है या किसी ने हल्का सा फंक्शन किया गॉलब्लैडर टाइप का, या कहीं से निकाल दिया, या लीवर ने थोड़ा सा निकाल दिया गॉलब्लैडर में जमा हो गया, या गैस्ट्रिक जूस जिसको आप बोल रहे हैं, या इस पसीना टाइप का हो गया, या कुछ हो गया। तो हालांकि पसीना इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बॉडी से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो ज्यादातर ये क्या करती है मेडिसिन, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी बाहर निकालती है कि नहीं, क्योंकि गर्म गर्म मेडिसिन होती है, हल्की सी हॉट हॉट नेचर दर्शाती है, तो गंदगी बाहर निकालती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ग्लैंड का फंक्शन अगर हो रहा है तो हार्मोन्स नहीं निकलेगा। अगर वो हार्मोन्स निकलेगा तो प्राइमरी पार्ट नहीं देखने को मिलेगा, सेकेंडरी पार्ट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए इन्हीं मेडिसिन का आप नैनो पार्टिकल देंगे, तब जाके उस लेवल पर पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक मेडिसिन में वो क्वालिटी होती है कि वो ब्लड पे भी काम कर सकती है और आगे जाने पर लिम्फ पे भी काम कर सकती है, या प्राइमरी लिम्फ पे काम कर सकती है, आगे जाने के बाद ब्लड पे काम कर सकती है। मतलब आपकी जो मेडिसिन है दो ही पार्ट पे डिपेंडेंट होती है, उसके बाद रिलेटेड जो अंग होते हैं उस पे वर्क कर रही होती है। जैसे कि लिम्फ है, ये निकलने वाले ग्लैंड है, फंक्शनल है, इस प्रकार से आप देखते हैं ना। ये कहने का मतलब है। इसके अलावा जहाँ पे पानी संचित रहता है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जहाँ पे पानी जमा होता है, जैसे मसल वाला पार्ट है, ऐसे बहुत सारा पार्ट आपने देखा होगा जहाँ पानी प्रधान होता है, मतलब पानी जमा होता है। तो ऐसे जो अंग होते हैं स्पेशली उस पार्ट को बहुत अच्छे से ये मेडिसिन जो रहती है वो सपोर्ट करके देखी जाती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ कहाँ पानी जमा हो रहा है, कहाँ कहाँ पानी की जरूरत है, या कहाँ कहाँ वेस्ट बाहर निकाल रहा है। ऐसे अंग में भी आप देख रहे होंगे। ये सारी जगह पे इसका जो एस्क्रोफोसो का जो वर्क है काफी टॉप का देखने को मिलता है। हम ये समझते रह जाते हैं कि S1 कहाँ काम करेगी, S2 कहाँ काम करेगी, हम ये बाद में देखेंगे। पहले हम ग्रुप तो समझ में आए हमको कि कैसे कहाँ पे कहाँ कहाँ जा रहा है इस तरीके से। तो इसमें क्योंकि नेचर हॉट होता है तो फंक्शन को बढ़ाने वाला इसलिए फंक्शन को बढ़ा सकता है क्योंकि नेचर हॉट है इसका। चाहे S1 को ले लीजिए, चाहे S13 को ले लीजिए, स्लास को ले लीजिए। कुछ मेडिसिन दिखने में सॉफ्ट होती है, जैसे कि स्लास दिखने में सॉफ्ट होती है, स्किन पे भी काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गर्म नहीं है। ये बॉडी में अंदर जाने के बाद ये जो रिलेटेड जो अंग है जहां पे ये डिपेंडेंट होकर वर्क करती है, तो उन अंगों की फंक्शन को क्या करती, बढ़ा देती है। आपने देखा है लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप स्पेशली अगर उसको फेस वॉश बनाएंगे तो मस्त फेस साफ करती है। आप देखेंगे किसी बुल में लगाएंगे तो घाव सुखा देती है, वो अलग मैटर है। लेकिन इसका अपना नेचर जो होता है वो खोती नहीं है। तो ये यहाँ से नेचर मिलते देखने को मिल रहा है, आप किसी भी मेडिसिन को उठा के देख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ पार्ट होते हैं जिसको मैंने कुछ कुछ को लिखा है और कुछ को नहीं लिखा है कि नहीं, आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से इसका नेचर सेट होता है। और स्पेशली
ये WBC की तरफ ज्यादा वर्क करती है कि नहीं? स्पेशली WBC के तरफ या इम्यूनिटी बूस्ट कहलाती है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, है ना। इम्यूनिटी बूस्टर, इसको आप WBC इम्यूनिटी बूस्टर कही जाती है ज्यादातर, है ना, क्योंकि ज्यादातर इसका जो वर्किंग एरिया रहता है रस वाला प्रधान स्पेशली होता है। और ये ज्यादातर इसका जो फंक्शन होता है, आप प्राइमरी जो मेडिसिन होती है उस माउथ से शुरू होकर के एनस तक, मतलब एक्टिव जो पार्ट होते हैं, ज्यादातर एक्टिव पार्ट भी इसका वर्क देखने को मिलता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की खास रेमेडी मानी जाती है। आप चाहे S1 को देख लीजिए, 13 को देख लीजिए, SLOS को देख लीजिए, कुछ रेमेडी अलग हटके वर्क जरूर करती है, जैसे कि आप S12 को देख लीजिए, क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट होती है ना, लेकिन काम एस्कोफ्लोसा के स्टाइल में ही कर रही है। हाँ, अंग कुछ दूसरा हो सकता है ना। इस तरीके से आप इनकी छोड़ दीजिए, तो कंपाउंड रेमेडी बाद में बनी है, ठीक है। आप किसी भी मेडिसिन को उठा के देखिए, किसी भी मेडिसिन को उठा के देख लीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट जरूर करती है। वो चाहे प्राइमरी बेस पे करे चाहे सेकेंडरी बेस पे करे, उसका जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो तरीका है, या तो WBC होगा, क्योंकि WBC जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ये सोचने वाली बात है। तो ये जहां जो भी मेडिसिन प्राइमरी बेस के रूप में WBC को करती है, सपोर्ट करती है, वो निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि S1 हम कब दे सकते हैं, S1 कब इम्यूनिटी बूस्ट बन सकती है, इस दिन कब कब बन सकती है। तो ये हम करें, है ना। वास्तव में वो हमारे लिए एक सब्जेक्ट है। मेडिकल साइंस में पेशेंट को सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है। कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वास्तव में ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक लेसन होता है जिसको एक प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर पढ़ता है, उस लेसन के अनुसार ही वो फिर वो किसी मेडिसिन को वहां पे सेट करता है। तो ये एक बड़ा कठिन कार्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने सोच लिया, पता चल गया कि हाँ आज वो 2000 किलोमीटर दूर जो बैठा हुआ है उसको फीवर आया था, तो यहाँ से मेडिसिन बता दूंगा तो सही हो जाएगा। नो, ये संभव नहीं होता है। ये एक लेसन है जिसको आपको लाइफ टाइम स्टडी करना है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होता है। तो ये आधी चीज आप सब्जेक्ट से पूछोगे कि भाई सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, कैसा बताया है, उसके बाद आपकी मेडिसिन पता चलेगा कि कब कौन सी मेडिसिन इम्यूनिटी पे वर्क कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहीं पता चलेगा जब आपकी डायग्नोसिस सही होगी। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये ग्रुप आप पढ़ेंगे तब आपको एस्केलफ्लो की मेडिसिन ज्यादातर समझ में आ जाएगी। आपको पता चल रहा होगा कि ज्यादातर मेडिसिन आपको समझ में आ गई होगी, बाद में हम देखेंगे वो अलग बात है। लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मेडिसिन कैसे वर्क कर रही थी और किस तरीके से हमारी बॉडी में कब यूज हो रही थी। जैसे कि हम बोलेंगे कि भाई एंटी एलर्जी के, जैसे हमने कह दिया कि भाई ये है, चलिए एंटी एलर्जिक वर्क करती है। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको जबरदस्ती खींच रहा हूँ। नो, मैं आपको इस तरीके से नेचर सेट करा रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको परेशानी मत हो। ये A फॉर एप्पल नहीं है कि नहीं। अब जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि S1 जो होती है वो एंटी एलर्जिक होती है ना, भूख बढ़ाती है, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। अब बताइए, एंटी एलर्जिक गुण किसी भी मेडिसिन में, क्योंकि ये मल्टी यूजर रहती है ना, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के रूप में जानी जाती है, यूनिवर्सल के रूप में जानी जाती है। तो ये मेडिसिन अगर मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है, तो फिर आप पॉजिटिव में देंगे, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन बढ़ेगा, भूख लगेगी, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट साफ हो जाएगा बॉडी का, बॉडी क्लीन होने लगेगी, लिक्विड हो जाएगा, बॉडी में पसीना आने लगेगा, थकान लगने लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि जब बॉडी क्लीन होने लगेगी तो भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये काम थोड़ी दिन की बात होती है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव में दे करके आप भूख बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एंटी एलर्जी है, तो आप अपनी मेडिसिन को लिफ्ट के माध्यम से प्राइमरी वर्क नहीं करवा सकते। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मान लीजिए S1 को एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी शो करवाना है, सामने लाना है इसकी प्रॉपर्टी को, तो निश्चित रूप से इसमें सेम लाइक ये कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्ट होने वाले जो गुण होते हैं वो सामने लाना होगा, और ये प्राइमरी वर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ सिलेक्टेड प्लांट जो इसमें मिले हुए हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो कैपिलरी पे या ब्लड के ऊपर काम करते हैं, जो एंटीडोट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि नक्स भूमिका है। हालांकि उसका नेचर पॉइजनस है, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर उसी को अगर नैनो करके दिया जाता है तो वही एंटी पॉइजनस भी बनती है।
ऐसी आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। हालांकि S1 में नक्ष भूमिका का परसेंट बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम उसको बेस नहीं बनाएंगे, या ये नक्ष भूमिका नहीं है। हाँ, 9 प्लांट में एक प्लांट जरूर है, जैसे 8 प्लांट है वैसे 9वां प्लांट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसी ये नेगेटिव होगी तब जाके इसकी एंटी एलर्जिक गुण आएगी, है ना, ये देखने को मिलेगा। ब्लड प्यूरिफायर जैसे गुण आएगी, नर्वाइन जैसे नेचर सामने आएंगे इसमें, तब जाके पता चलेगा कि नहीं ये खून बढ़ाती है। लीजिए अब पता चल रहा है, अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया, खून ही बढ़ाती है। तो ये कहने का मतलब क्या होता है कि अपने कान और आंख दोनों को खुला करके रखेंगे। ये कभी भी ये नहीं करेगा घर में कंफ्यूज हो गया खून ही बढ़ाती है, नो। हमारी मेडिसिन जहाँ इम्यून बूस्ट होती है, जहाँ जूसेस को प्यूरिफाई कर रही है, बॉडी को जब सपोर्ट कर रही है, इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है, फंक्शन को, ग्लैंड को सब सही करेगी। देख लीजिए सब होगा। तो आप देखेंगे कि जहाँ खून बन रहा है वहां भी तो इसकी प्रधानता होती है। आप सोच के देखिए, पानी भले ही कम मात्रा में हो लेकिन जूसी इसकी प्रधानता होती है, इसकी प्रधानता होती है निश्चित रूप से। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ब्लड बढ़ रहा है तो भी आप देखेंगे कि ब्लड अगर आप देखेंगे कि अगर उसको हम नेगेटिव कूलिंग मेडिसिन दे देंगे, नेगेटिव नेचर वाली मेडिसिन, क्योंकि नेचर नेगेटिव नहीं है, नेचर पॉजिटिव ही है, इसके पार्टिकल्स को नेगेटिव करना पड़ेगा तब आप वर्क करेगा। तो मतलब कहने का क्या हो गया कि यहां से हमको देखने को मिलता है कि ये एंटी एनेमिक भी बनती है। तो बहुत सारे गुण इसमें सामने आने लगते हैं, और नेगेटिव करने के बाद फिर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी भी आने लगती है इसमें, जो किसी के खिलाफ जब एंटीजेंस बॉडी बनाने लगे ऐसा वर्क करवाने लगता है। इसका मतलब साफ है कि जिसमें ये पूरी तरीके से सपोर्ट करता है कि नहीं। मतलब कहने का क्या है कि हर एक जूस में, हर एक रस में इसकी प्रधानता होती है। हंसने के लिए भी एक प्रकार का रस निकलता है, रोने के लिए भी बॉडी बनाती है, ये हार्मोन्स कहलाते हैं सारी चीजें, है कि नहीं। तो ये रस, ये सब कहाँ से आ रहे हैं बताइए, किसी न किसी ने फंक्शन किया होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं किया होगा, या कोई कहीं बाहर से कुछ किसी ने भेज दिया, नो, है कि नहीं। तो मतलब कहने का क्या है कि बॉडी में अगर वर्क करवाना है तो एफ ग्रुप को इस तरीके से आप समझेंगे, और निश्चित रूप से ग्रुप समझते समझते एक चीज पता चल जाएगी कि ये मेडिसिन कैसे वर्क कर, है ना, कैसे वर्क कर रही, ये भी समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है काफी बड़ी है, मैंने शॉर्ट करके बता दिया आपको। आज हम एक मेडिसिन की कुछ फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्क्रोफलोसो का, है कि नहीं। मैं यहाँ आपकी पसंद से नहीं कहूंगा, यहाँ मेरी पसंद से चलेगा। स्क्रोफलोसो ग्रुप की इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि नहीं। ये सारी बातें आपको पता है, मैंने कुछ और भी बता दिया, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता था तो उसको भी आप समझ जाइए, है ना। और अगर आपको कुछ पता है तो आप ग्रुप में जरूर बताइएगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, ओके। तो ये है इंट्रोडक्शन, ये ग्रुप इंट्रोडक्शन है। वन, स्क्रोफलोसो वन, कि आपने ग्रुप में देख लिया इसको कि मेरे क्या मेडिसिन है, इस मेडिसिन की प्रॉपर्टी ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, ये भी आपने देख लिया। ये फर्स्ट मेडिसिन है स्क्रोफलोसो की, स्क्रोफलोसो ग्रुप की ये प्राइमरी मेडिसिन मानी जाती है। यूनिवर्सल का टैग मिला हुआ है। तो यूनिवर्सल के अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि किसी भी मेडिसिन में यूनिवर्सल का टैग मिलना, तो भाई हमने तो आज तक किसी पैथी में नहीं सुना। इतनी बड़ी बड़ी पैथियां आके निकल गई, इतने सारे डेवलपमेंट हुए, इतने सारे रिसर्च हुए, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे हैं अलग अलग पैथी में। तो ये यूनिवर्सल जैसा जो नाम है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो ये सब क्या क्या खास बात थी, है कि नहीं। जब कोई मेडिसिन, सीधी सी बात सामने आती है तो समझने समझने का फेर है। जब कोई मेडिसिन अपने पैथी से रिलेटेड पूरे क्राइटेरिया अगर फुल फॉलो करने लगे तो वो मेडिसिन उस ग्रुप की या उस पैथी की यूनिवर्सल कहलाती है। सीधी सी बात सामने आती है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि एंटीबायोटिक बन गई, नो, वो दूसरी पैथी का रूल है। आपकी पैथी में एंटीबायोटिक जैसे चीजों का अगर उल्लेख मिलता है प्राइमरी में, अगर तो वो शुरू में बता दिया गया होता है, शुरू में उसके रूल फॉलो हो गए होते, नो। अगर मान लीजिए सिम्टोमेटिकल होता, मान लीजिए, तो वो रूल पहले बता दिए होते, लॉ में आ जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूल रेगुलेशन इसमें फॉलो होंगे। और अगर मान लीजिए वो 80-90% से अगर मान लीजिए वो रूल रेगुलेशन इस मेडिसिन में या किसी भी मेडिसिन में, पैथी से रिलेटेड पैथी मेडिसिन में
अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करने लगे, उसको फॉलो करने लगे, तो समझ जाइए कि ये मेडिसिन उस पैथी की यूनिवर्सल रेमेडी है, या सभी जगह सभी रोगों पे या सभी जगह काम आने वाली। सभी जगह का मतलब ऐसा नहीं है, सभी जगह मतलब बॉडी के अंग वो जगह है काम करने लायक। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरी जगह पे नो, बॉडी में काम करने वाली दवाइयां हैं, दवा है तो बॉडी के अंदर काम करेगी। इसका मतलब बॉडी में जितने भी अंग हैं तो ज्यादातर अंगों में S1 का वर्क देखा गया है। लेकिन जैसे हर एक चीज का एक एक हद होती है, एक बैरियर होता है, या कि कहे कि एक मार्जिन होती है, वैसे इसकी भी एक मार्जिन है। एक सीमा के बाद इसका जो वर्क होता है सेम एज ए दूसरी मेडिसिन की तरह करने लगती है। तो जो प्राइमरी जो नेचर जो लिम्फेटिकोस में साबित होता है, लिम्फ पे डिपेंडेंट होता है, स्क्लेरोसिस में साबित होता है, वो नेचर धीरे धीरे खोने लगती है और वो जा करके ब्लड पे डिपेंड हो जाती है। तो जहां तक इसका वर्क लिम्फ पे होता है वहां से इसकी दूसरी मेडिसिन का वर्क शुरू हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि जहां S1 काम नहीं करेगी वहां S2 काम करेगी, है कि नहीं, क्योंकि उसका नेचर अब बदल चुका है और इसलिए कि ब्लड और लिम्फ दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होकर वर्क कर रही है। अब जाके ये मेडिसिन यूनिवर्सल कहलाए, है कि नहीं। यूनिवर्सल रेमेडी, दूसरी बात क्या है यूनिवर्सल, इसमें कहने के और बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि डॉक्टर मेटी साहब को जब ये मेडिसिन बनाने का जब उन्होंने ध्यान में आया, तो ये मेडिसिन उन्होंने बहुत सोच समझ के काफी स्टडी करने के बाद इन्होंने बनाई। तब तक उनको ये नहीं पता था कि भाई मैं किसी पैथे को बना रहा हूँ, या कोई मैं किसी ऐसी चीज को बना रहा हूँ जो शायद आगे चल के कोई बड़ा सब्जेक्ट बन जाएगा। ये उन्होंने ध्यान में दिया। तो उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि वो ज्यादातर अपना जो वर्क एरिया था वो जमींदारी वाला एरिया था, है ना। और ज्यादातर उन्होंने क्या देखा कि भाई लोगों की भलाई करने का है, ये सारी चीज उनके मन में हुआ करती थी। तो उनके रिसर्च करने के लिए, है कि नहीं, रिसर्च करने के लिए जब उनका समय बच जाता था तब वो इस पर ध्यान दिया करते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो बहुत कम से कम 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 चीज होनी चाहिए और काफी लोगों को हमेशा से लाभ मिले, इस टाइप का सोचा उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, बहुत सोच समझ के अलग 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 जो प्लांट्स हुआ करते थे वो प्लांट को ऐड करके फिर यूनिवर्सल मेडिसिन बनाई। तो ये यूनिवर्सल के लिए आपने क्या देखा कि भाई उन्होंने कई प्लांट्स को अध्ययन किया, कौन से ऐसे प्लांट थे जिसको उन्होंने लिया, वो सोच समझ के लिया। हम लोग इतने छोटे मोटे लोग हैं, हम नहीं सोच सकते उतना, है कि नहीं है। हम लोग नहीं सोच सकते, आज के लोग नहीं सोच सकते। उन्होंने क्या देखा, वहाँ का एनवायरमेंट क्या था, वहाँ की क्या परिस्थितियां रही होंगी, इस पर हम विचार नहीं कर सकते क्योंकि हम उस समय नहीं थे। हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वहां रहा होगा। इसका मतलब किसी भी मेडिसिन को इस तरीके से बनाना, इससे साफ साफ पता चलता है कि वहां लोगों में किसी खास रोग की प्रधानता रही होगी, है कि नहीं, किसी खास टेम्परामेंट की प्रधानता रही होगी, या किसी खास लोगों को शायद किसी पैथी से लाभ न मिल रहा होगा। ऐसा बहुत सारी चीज देखने को मिलता है। दूसरी तरफ क्या है कि लोगों को हो सकता है सस्ती मेडिसिन अवेलेबल करवाने का एक उन्होंने सोचा होगा। ऐसे बहुत सारे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल का जो टैग है किसी भी मेडिसिन में इस तरीके से नहीं दिया जाता। तो कैसे मिला इन्होंने, तो वहां इन्होंने क्या किया, जब रिसर्च किया तो कुछ प्लांट निकाले, उसको फिर छांट करके जो इन्होंने 9 प्लांट जो सिलेक्ट किए, ये प्लांट वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये आयुर्वेद में भी मिलते हैं, नेचुरोपैथी में मिलते हैं और होम्योपैथी में मिलते हैं। इनमें से 2-4 मेडिसिन ऐसी भी हो सकती है जिसका आज एलोपैथी में इसका कन्वर्ट करके कुछ और बनाया जा रहा है ना। जैसे कि आज पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसको आज बनाया जा रहा है। आयुर्वेद की बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसको एलोपैथी में उसका रस निकाल के या कुछ निकाल करके कुछ और नाम दे करके कैप्सूल टैबलेट बनाए जा रहे हैं। तो हो सकता है इस तरीके से। तो ये जो 9 प्लांट्स जो इसमें सेलेक्ट किए गए थे उसको ले करके जब इन्होंने रेशियो सेट किया तब जाके फिर मेडिसिन बनाई। तो उनको ये उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मान लीजिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, अब वो होम्योपैथी सिंगल सिंगल मेडिसिन में सिंगल प्लांट के किसी विशेष पार्ट को लेकर के इतनी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है। तो मैंने जब ये 9 प्लांट इसमें ऐड किए, निश्चित रूप से वर्क फास्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या खास बात थी, जैसे मान लीजिए 9 प्लांट मिल गए तो बहुत सारे ऐसे प्लांट भी थे जो स्वतंत्र रूप से वर्क कर रहे थे, जिसके कारण अगर मान लीजिए पहले नंबर का कोई प्लांट है, अगर मान लीजिए उसका वर्क अगर हाइपर हो रहा है तो दूसरे का जो वर्क रहेगा वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसके फंक्शन के कारण बॉडी में किसी प्रकार का
एग्रावेशन या साइड इफेक्ट लाइक होने लगे। तो उन्होंने ये सारी चीज को मेंटेन करते हुए फिर मेडिसिन बनाई। जैसे कि मान लीजिए नक्स भूमिका का वर्णन आपको मिलता है 5%, कम कम क्वांटिटी में मिलता है, तो वो आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि कोई भी मेडिसिन एंटी पॉइजन है अगर वो प्राइमरी नेचर उसका पॉइजनस कैटेगरी का है, और अगर मान लीजिए ज्यादा क्वांटिटी में कर दिया जाएगा तो मेडिसिन पूरी की पूरी पॉइजन हो जाएगी, है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान दिया उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ओनली 5% प्लांट करके बाकी के जो प्लांट्स थे इस तरीके से उन्होंने हाई कर दिया। तो इसके जो पॉइजनस जो नेचर थे वो सामने उभर के सामने डायरेक्ट उभर के नहीं आने लगे, जबकि क्या हो गया, जबकि उसी पॉइजन को ये दूर करने में सहायक होने लगे, क्योंकि पार्टिकल बहुत कम थे। इसी प्रकार से कुछ ग्लैंडुलर सेलिक्स सेल्वा वगैरह मिले हुए इसमें, और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स इसमें मिले हुए हैं जो स्पेशली डायरेक्ट और रस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एंटी सपोर्टिव प्लांट मिला हुआ है, कुछ ऐसे प्लांट मिले हुए हैं जो स्पेशली ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर कर रहा है, जैसे कि नक्स है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट मिले हुए हैं जो स्पेशली ग्लैंड्स पे डायरेक्ट वर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट इसमें मिले हुए हैं। तो कोई भी प्लांट स्पेशली प्राथमिकता लिए हुए नहीं रहता या प्राइमरी या स्पेशली लिए हुए नहीं रहता कि भाई यही प्लांट वर्क कर, ये है। अगर मान लीजिए किसी प्लांट की अगर परसेंटेज अगर 25 से हाई जाती है तो दूसरे जो प्लांट रहते हैं वो निश्चित रूप से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी उसका वर्क उस तरीके से उस मेडिसिन का वर्क हो रहा होता है। जैसे कि आपने A1 में देखा है कि नहीं है, देखा है कि नहीं देखा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से सेटिंग की गई होती है। अगर किसी एक प्लांट में किसी प्रकार का एग्रावेशन अगर होम्योपैथी में आज देखने को मिला या आयुर्वेद में किसी प्लांट के काढ़े से देखने को मिला, अगर वो प्लांट इसमें ऐड हो तो आप हमेशा से ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा प्लांट जो इसका शायद जो गलत असर जो है उसको कम करने वाला प्लांट अगर ऐड कर दे जाते हैं तो बॉडी में उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं होता भी, है कि नहीं। वो फिर योग बढ़ाने वाली मेडिसिन बन जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा सेटिंग करके फिर एस्काफ्लोसो 1 का निर्माण किया। तब तक ये नहीं पता था कि ये मैं कोई पैथी बना रहा हूँ, ये कोई बड़ा साइंस बन जाएगा, तब तक किसी को अनुमान नहीं था। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां का इन्वायरमेंट जो था वो कूलिंग एनवायरमेंट, ठंडा क्षेत्र है, इटली में बनी हुई मेडिसिन है। तो आपने क्या देखा, जब इटली में बनी हुई मेडिसिन है, कूलिंग नेचर है, ठंडा नेचर पाया जाता है, तो जहां पे ठंडा नेचर पाया जाता है वास्तव में ऐसे ऐसे जगह पे दो इन्वायरमेंट जो रहते हैं वो प्राथमिकता लिए हुए रहते हैं। पहला तो सेंग्विन नेचर और दूसरा जो रहता है वो नर्वाइन नेचर, है ना। तो ये देखने को मिलता है, क्योंकि जहां तक यूरोपियन कंट्री में ठंडक ज्यादा पाई जाती है वो यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट है। अब कूलिंग नेचर जहाँ बर्फ ज्यादा पाई जाती है इस प्रकार, सॉरी, तो इस तरीके से देखने को मिला। तो आप देखेंगे कि भाई जहाँ पे सेंग्विन नेचर स्पेशली है, जहाँ पे नर्वाइन नेचर स्पेशली है, तो ऐसे जगह पे ये लिम्फेटिको 1 मेडिसिन आप वो कैसे वो यूनिवर्सल बनी, जबकि यहाँ तो A1 को आनी चाहिए थी। एक दिमाग में खटका बैठता है। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई इन्होंने दो चीज बहुत अच्छे से ध्यान दी। पहली चीज तो ये था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो नेचर पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रकृति नेचर है ना, नेचर नेचर के अंदर का जो टेम्परामेंट था, टेम्परामेंट जो था इसको इन्होंने बहुत ध्यान दिया। दूसरी चीज क्या देखा इन्होंने, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो पाया जाता नेचर से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर था, है ना, कूलिंग जो था, कूलिंग नेचर, ठंडा नेचर पाया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगी, 100% इस बात का संकेत मिलता है। पॉल्यूशन कम होगा, ये भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन अगर डायरेक्ट हीटेड नेचर की अगर मेडिसिन सामने आएगी तो निश्चित रूप से गर्माहट बढ़ेगी या कुछ अदर प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। और दूसरी बात क्या थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो गर्मी बढ़ाने वाले थे। तो ऐसे समय में क्या होगा कि गर्मी बढ़ाने वाले प्लांट हैं और नेचर चूंकि काफी ठंडा है, तो ऐसे में चेहरे पे आई मीन स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम सडन वो हाइपर हो सकता है और दूसरे अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे सारे कॉम्प्लिकेशन पहले से ही होम्योपैथी में देखने को मिल रहे थे, जो पोटेंशिएशन के समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लान होम्योपैथी में कहीं ना कहीं ऐड है। तो इन्होंने क्या किया कि जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जब इस यूनिवर्सल को सेट किया तब पता चला कि बॉडी में जितनी मेडिसिन जानी चाहिए वास्तव में उतनी ही दीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी रोग को आपको ठीक करने का है और जितनी आपको मेडिसिन देनी है, ऐसा नहीं कि आपने काढ़ा बनाया और आधे कप पिला दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि कम से कम उसको साफ तो कर लेते,
छान तो लेते कम से कम, कि फिल्टर तो कर लेते, ठंडा तो कर लेते यार, वो भी ध्यान नहीं दिया, आपको जल्दी ठीक होना था। तो बहुत सारी ऐसी चीज भी आ जाती है जो शायद बॉडी को जरूरत नहीं थी, और काढ़े का नेचर हमेशा गर्म होता है, ये चीज ध्यान दिया। तो ये जो कुछ गलतियां नेचुरोपैथी है आयुर्वेद में जो हो रही थी, उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा। होम्योपैथी में जो पोटेंशिएशन जो यूज हो रहा था, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं जाकर के उसकी उपयोगिता कम हो रही है, या एग्रावेशन जैसे एक कुछ नेचर सामने आ रहे हैं रिलेटेड मेडिसिन के देने से। तो ये सारी चीजों को उन्होंने ध्यान दिया। और दूसरी बात क्या थी कि ये चीज बहुत खास समझाई इन्होंने कि कोई भी मेडिसिन इस तरीके के नेचर में कैसे वर्क करेगी, जहाँ पे कूलिंग नेचर पाया गया, गर्म नेचर कैसे गई। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिन उतनी ही दीजिए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी को जो सेट किया गया है, वो एकदम सामने लाया है इन्होंने कि भाई जितना रोगों की जो तीव्रता होगी, उतनी ही आपको मेडिसिन नेगेटिव करके या नैनो पार्टिकल के रूप में देना होगा, है कि नहीं। मतलब मान लीजिए ये कोई डिसीज है ना, ये मेडिसिन है, मतलब ये कि अगर मान लीजिए रोग अगर यहाँ से 9 डेज से शुरू हो रहा है, तो मेडिसिन आपको ये कर करके यहाँ से देना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड में देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि हाइपर पैरेक्सिया में मेडिसिन मेडिसिन जो होती है, हाइपर पैरेक्सिया मतलब बॉडी के जो फंक्शन रहते हैं, वो यहाँ तक आते आते नेगेटिविटी शो करवाते हैं। अगर सामने नहीं आएंगे मान लीजिए, तो फिर से वैसी समस्या बनी रहेगी, कुछ दिन के लिए आराम हो जाएगा, तो फिर देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिला। तो फंक्शन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा यहाँ तक आते आते, अगर मान लो फंक्शन आगे हो रहा है, कर्म कम हो, यहाँ तक आते आते फंक्शन जो रहेगा कम होते जाता है, धीरे 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 करके फंक्शन कम हो रहा है, तो आपकी मेडिसिन जो रहेगी वो लॉ ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो फंक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, फंक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली यहाँ से शुरू हो जाएगी, मतलब नेगेटिव मेडिसिन जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज हो रही है। तो पैरेक्सिया में हाइपर पैरेक्सिया और हाइपोपैरेक्सिया दोनों तरीके से देखने को मिल रही है। जहां पे आपका फंक्शन, क्योंकि फंक्शनल रेमेडी है, जहां पे आपका फंक्शन सेट होता है, उस तरीके से लॉ ऑफ सिमिलरिटी में आपकी मेडिसिन यहाँ सेट होने लगती है। फंक्शन अगर लो हो गया, तो मेडिसिन ज्यादा बढ़ जाती है, फर्स्ट सेकंड ज्यादा पावर की बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा प्राइमरी डायल्यूशन आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए फंक्शन अगर मान लीजिए कम हो गया, फंक्शन अगर कम हो गया, तो आपकी जो मेडिसिन रहेगी, सॉरी फंक्शन अगर कम होगा तो प्राइमरी फर्स्ट सेकंड में आएगा, और फंक्शन सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फंक्शन अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया तो मेडिसिन नेगेटिव हो गई, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी में आ गया। और फंक्शन अगर कम हो गया, तो मेडिसिन जो रहेगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है कि नहीं। ये दो चीजें अलग अलग शो करती है। तो यहाँ पे इस चीज का भी इन्होंने ध्यान रखा, लॉ ऑफ सिमिलरिटी का भी। तो मेडिसिन उतनी ही क्वांटिटी में दिया जितनी बॉडी को जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिन को 1:9 के हिसाब से जब तोड़ना शुरू किया, तो चौथे बार आने के बाद फिर उन्होंने ग्लास टेक्निक जो उन्होंने बनाया उन्होंने, तब तक मेडिसिन काफी आगे जा करके वर्क करना शुरू करी। मतलब हाइपर फंक्शन में पॉजिटिव मेडिसिन और हाइपर फंक्शन में नेगेटिव मेडिसिन, ये इस तरीके से सेट किया उन्होंने। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी यहाँ सेट होने लगा, है कि नहीं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी जो है यहाँ से सेट होने लगा। अच्छा, दूसरी चीज और भी देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या किया, ग्लास टेक्निक अपनाया, और कभी भी 3 ग्लास से आगे देने की जरूरत नहीं पड़ी, या आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां का नेचर इस तरीके से था, क्लीनिंग नेचर था, इसलिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, कूलिंग कूलिंग नेचर ज्यादा है, इन्वायरमेंट क्लीन है, तो ऐसी जगह पे आप देखोगे कि मेडिसिन आगे जाके देने की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी ही मेडिसिन काम कर जाती है। तो बहुत सारी चीज ऐसे देखने को मिली जहाँ पे 1 से लेकर के जो 3 डायल्यूशन थे, वहां तक काम कर जाते थे। और आपने देखा है कि एक गिलास बनाते हुए मेडिसिन कितनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, तो दूसरी गिलास बनाते बनाते और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो काफी डीप में जाकर के काम किया उन्होंने। और कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि प्राइमरी फर्स्ट गिलास या सेकंड गिलास या पहले डायल्यूशन या दूसरे डायल्यूशन का कहीं उल्लेख मिला, मैंने बहुत कम देखा है। शायद कहीं एक आध बार देखा होगा कि किसी गिल्डन साहब की बुक में या कहीं देखने को मिला होगा कि फर्स्ट क्लास का उपयोग हुआ। नो, ज्यादातर वो तीसरे क्लास से शुरू करते थे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट कुछ तरीके से। तो यहां से पता चला कि लगभग लगभग ज्यादातर 80% से ज्यादातर लोगों को हर एक रोग में ये मेडिसिन काम आने लगी। और यही यही कारण है इस मेडिसिन का यूनिवर्सल सपोर्ट करना। इसके साथ साथ क्या हुआ कि वहां से मेडिसिन क्या होती है, ब्लड पे भी और लिवर पे। प्राइमरी मेडिसिन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्लड पे, इसके बाद फिर वो दोनों पे न्यूट्रल लाइक, उसके बाद फिर वो
इस तरीके से वर्क करना शुरू करे। तो दोनों तरीके से वर्क करे, लिम्फ, ब्लड और इस तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल का टैग ऐसे नहीं मिलता है जो एस्कर फ्लोरोसो को मिला हुआ है। मतलब दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि अपनी पैथी में इस मेडिसिन का उल्लेख बहुत बड़ा देखने को मिलता है, और ये यूनिवर्सल का महत्व ऐसा नहीं कि कहते बोल दिया तो ठीक है हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ इसमें और भी बहुत सारे देखने को मिलता है। प्राइमरी वर्क इसका जो देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा देख, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है कि नहीं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है कि नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती है, जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती है, कुछ ग्लैंड्स प्राइमरी वर्क करती है, कुछ ग्लैंड्स सेकेंडरी वर्क करती है कि नहीं है। इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में तालमेल बना के चलने वाली चीज होती है। इसका जो काम होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, माउथ से शुरू हो जाता है। तो ये जब भी देखेंगे कि भूख बढ़ाना है तो आपकी मेडिसिन D4 की ग्लोबिल जो होती है वो आप दे दीजिए, रस निकालना शुरू कर दिया, भूख बढ़ा देता है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये अगर मान लीजिए फंक्शन बढ़ाना है बॉडी में, इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तो इस तरीके से वर्क करने लगती है। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कहीं ना कहीं रस की प्रधानता होती है ना, जूसेस की प्रधानता होती है। बहुत सारे जूसेस, एंजाइम्स और उल्टे पुल्टे, एंजाइम्स तो खैर सेकेंडरी पार्ट कहलाता है, जो जूसेस जो निकलते हैं वो प्राइमरी पार्ट कहलाता है। तो ये जूसेस पे वर्क करती है और उसको इंक्रीज कर करके फिर क्या करती है, भूख ये जो फंक्शन फंक्शन बढ़ाएगी तब तो रस बढ़ाएगी। तो उस माध्यम से इसका जो वर्क होता है काफी बेहतरीन देखने को मिलता है कि नहीं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे जैसे नेगेटिव आती जाती है, नेगेटिव आती जाती है, तब जाके ये एंजाइम्स या दूसरे तरीके से या हार्मोन्स की तरफ जाती है। तो पूरी पूरी डाइजेस्टिव बूस्टर या डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करना इसका एक मेन वर्किंग एरिया माना जाता है स्टार्टिंग से। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में शामिल से होते हैं। स्टमक पे इसका वर्क बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। स्टमक में आपने देखा होगा कि अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, हल्का से चिपचिपा रस उसमें से निकल रहा होता है। तो यहाँ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन में हल्का चिपचिपा से एक रस निकल रहा होता है, जिसके कारण आसानी से कोई कुछ भी आप खा लेंगे तो वो उसको एडजस्ट कर देती है ना, उसको सहने लायक कैपेसिटी बना के रखती है। तो इस पार्ट को नम बना के रखना, इस पार्ट को हेल्दी बना के रखने में स्कर्फलोसो 1 का काफी बेहतरीन रोल देखने को मिलता है। और कभी भी आप देखेंगे, आप कुछ खा रहे हैं, कभी तेल ज्यादा हो गया, कभी मसाले ज्यादा हो गए, क्योंकि जितने भी मसाले आज लिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं आहार तालिका में शुरू से लिए जा रहे हैं। इन सारे मसालों का नेचर गर्म होता है, सारे के सारे मसालों का नेचर गर्म होता है। तो वो मसालों की कैपेसिटी, आप अगर मान लीजिए सब्जी में अगर मिला रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सब्जी का भी नेचर चेंज कर रहे हैं आप, है ना। तो निश्चित रूप से इस पार्ट को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है कि नहीं। आप देख रहे हैं बोलते कि कई लोग आज बोलते नजर आते हैं कि भाई मैंने कुछ खाया और पेट में जलन होने लगी, मैंने कुछ खाया और मुझे हिचकी आने लगी। ये हिचकी क्या है, एक प्रकार की रिफ्लेक्स क्रिया है, जो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार देखने को मिलता है, जिसका मेन स्विच जो रहता है मोटर नर्व की जो ब्रांच रहती है उस पर आने को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से कैपेसिटी इसकी शुरू होती है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका वर्क काफी बेहतर मिलता है। और यहाँ इस मेम्ब्रेन को थिकनेस होने से ये सिक्योर करती है कि नहीं है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कल देखेंगे। इसके अलावा स्कर्फलोसो 1 इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वास्तव में इसका जो वर्क जो करता है, वर्क जो होता है वो लिम्स काम करता है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने सोचा शायद आप समझ जाएंगे। लिम्फेटिक मेडिसिन या लिम्स रिलेटेड मेडिसिन, तो स्टार्टिंग लिम्स से हो रही है इसकी मेडिसिन, ठीक है कि नहीं। इम्यूनिटी बूस्ट करने में WBC का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, जैसे कि आपको पता है। आगे चल के इसको मैं, हालांकि चूंकि समय हमारे पास बस इतना ही सा बचा है, तो इसको मैं पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा, फिर मैं कोशिश कर देता हूँ। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको
जितनी भी ग्लैंड्स होती है उसके फंक्शन के तालमेल को, इसके अलावा ब्लड को एक प्रकार का बूस्ट करना पड़ता है या ब्लड को स्ट्रांग बनाना है, जिससे वो आने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं या आने वाले जो किसी प्रकार की जो खतरनाक कंडीशन है जो बॉडी की चीज अपने तरीके से समझ रहा हो, उससे रोकने के लिए फिर WBC को स्ट्रांग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है मेडिसिन। और इसको मैं अभी थोड़ा सा इतने समझाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। कल इसको और अच्छे से लेके चलेंगे, इसका सेकंड पार्ट। और इसके अलावा इसकी दूसरी जो चीजें हैं वो भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से, है कि नहीं है। तो आज हम 2 चीजें देखी आज हमने, हालांकि ये अधूरी है। हम स्क्रोफलोसो ग्रुप की इंट्रोडक्शन देखे। इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि भाई मेडिसिन का जो तालमेल होता है कि भाई हाइपर फंक्शन में आप मेडिसिन नैनो करके या नेगेटिव करके क्यों दे रहे हैं, ये भी हमको समझ में आया, कैसे यूनिवर्सल बन रही है। इसके अलावा हाइपो फंक्शन, जब फंक्शन कम हो जाता है हाइपो फंक्शन में, मेडिसिन कैसे आप उसको पॉजिटिव करके दे रहे हैं, ये भी आपको समझ में आया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डोसोलॉजी जो होती है, जब तक इसकी प्रॉपर्टीज हम समझ में नहीं आएगा, इस ग्रुप की मेडिसिन के प्राइमरी डिपेंडेंट कौन से ऑर्गन पे डिपेंड है वो चीज समझ में नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी मेडिसिन को एकाएक किसी भी दूसरी मेडिसिन के साथ ऐड करने में घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे, या ऐड करने में थोड़ी परेशानी जाएगी आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो रहती है वो मायने रखती है। प्रॉपर्टी बहुत सारी है, मैंने अभी क्योंकि समय कम था ग्रुप को बहुत अच्छे से बता दिया है, इसलिए हम अभी फिलहाल इतनी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। इसकी कल और प्रॉपर्टी लेके चलेंगे और डाइल्यूशन वगैरह देखेंगे, अपन ग्लोबिल कैसे बनाना वगैरह हम डाइल्यूशन वगैरह देखेंगे और कुछ और प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे इसकी, है कि नहीं। तो आज फिलहाल सब्जेक्ट इतना ही रखिए, कल फिर से 9 बजे मुलाकात होगी। और जहां भी जिस चीज के इसके विषय में जो भी बताया गया, अगर मान लीजिए कहीं समझ में, कल लेके चलते हैं। ओके, थैंक यू।